सूडान में फंसे भारतीयों को निकालकर स्वदेश वापस लाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहां से 121 भारतीयों के 8वें जत्थे को जेदा लाया गया, जबकि नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तरकश भी 326 भारतीयों को सूडान पोर्ट से लेकर जेदा के लिए रवाना हो गया है। वहां से उन्हें स्वदेश लाया जाएगा। इससे पहले कल जेदा में 246 भारतीय मुंबई लाए गए। सुलगते सूडान में भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी तेज गति से चल रहा है और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना रेस्क्यू मिशन को बखूबी अंजाम दे रही है। सरकार ने भरोसा दिया है कि सूडान में फंसे हर एक भारतीय को सुरक्षित निकाला जाएगा। भारत सरकार सूडान में संघर्षता दोनों गुटों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। सूडानी सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों से बातचीत की जा रही है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत न आए और भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी हो सके। सूडान के मौजूदा हालात को देखते हुए नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस सुमेधा, आईएनएस तेग और आईएनएस तरकश को तैनात किया है। वहीं भारतीय वायुसेना ने 2 C-130J सुपर हर्क्यूलिस और एक C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमानों को मोर्चे पर लगाया है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 2000 भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है और ऑपरेशन कावेरी के साथ भारतीय वायुसेना की महिला शक्ति भी जुड़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर की। 246 भारतीयों के दूसरे बैच को इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर से मुंबई लाया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बोपा राय इस प्लेन की पायलट थी। वे C-17 ग्लोबमास्टर उड़ाने वाली देश की पहली और एकमात्र महिला पायलट हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत वायुसेना के विमानों और नौसेना के युद्धपोतों को लगाया गया है। एक तरफ भारतीयों को सूडान से जेदा लाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जेदा से स्वदेश वापसी कराई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सूडान में सिविल वॉर के पहले तक भारतीयों की संख्या 4000 से ज्यादा थी। सूडान से स्वदेश सकुशल पहुंचाने वाले लोगों का कहना है कि सूडान में हालात बहुत ही खराब है। अभी कुछ दिन और मेहरबान रहेगा मौसम। आधी बारिश के बाद दिल्ली में पारा फिर से गिर गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी मौसम के खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई है। यही नहीं, अगले 5 दिनों तक हीट वेव से राहत के आसार हैं। राजधानी दिल्ली में कल मौसम ने ऐसी करवट ली कि लोगों को चुपती जलती गर्मी से राहत मिल गई। लेकिन अभी तो ये सब शुरुआत है, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों की आबो हवा अगले कुछ दिन ऐसी ही रहने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज बादलों का डेरा रहेगा। इसी के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। 29 अप्रैल को भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। 30 अप्रैल को भी दिल्ली में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 1 मई को बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के सभी शहरों में मौसम अगले 5 दिन तक मेहरबान ही रहेगा। यानी दिल्ली में वीकेंड पर भी मौसम सुहाना ही रहने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उसका सही टाइम हो सकता है। अलग अलग राज्यों से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भाषा का दायरा परेशान नहीं करेगा। इन तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की है। पहले ये निर्देश सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में होते थे। अब अपनी भाषा में जरूरी निर्देश मिलने से तीर्थयात्रियों को सहूलियत होगी। चारधाम यात्रा में भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। देश के तमाम राज्यों से भक्त इन दिनों चारधाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ विशाल के दर्शन करके ये भक्त अपना जीवन सफल बना रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई भाषाओं में जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। पहाड़ों की गोद में बसे चारों धामों में इन दिनों सर्द हवाएं भक्तों के सामने चुनौती पेश कर रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से गर्म कपड़े साथ ले जाने की सलाह दी है। यात्रा के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बुजुर्गों को स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रा की इजाजत दी जा रही है। कोशिश यही है कि चारधाम की इस पवित्र यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देश में रेडियो कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का 91 नए एफएम ट्रांसमिशन स्टेशनों की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने आज 100 वॉट वाले 91 एफएम ट्रांसमिशन स्टेशनों को देश को सौंप दिया है। इस पहल से देश के 18 राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में ये नए एफएम स्टेशन शुरू हो गए हैं। इस कदम से सीमावर्ती इलाकों में
एफएम रेडियो का कवरेज बढ़ाने में मदद मिलेगी। एफएम सेवा के इस विस्तार से करीब 2 करोड़ लोगों को लाभ होगा। देश में सीमावर्ती इलाकों तक रेडियो और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर इन दिनों तेजी से काम चल रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 254 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इनसे अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज वाले इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंच गया है। साथ ही इन सीमावर्ती गांवों को हाईवे से जोड़ने के लिए फ्रंटियर हाईवे की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल को बहुत जल्द दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। हावड़ा से न्यू जलाईपाईगुड़ी के बाद हावड़ा से पूरी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन का पहला ट्रायल रन दक्षिण पूर्व रेलवे ने आज से शुरू किया है। ट्रेन हावड़ा स्टेशन के न्यू कॉम्प्लेक्स से सुबह 6:10 पर निकली है और 6 घंटे 25 मिनट के बाद ये दोपहर 12:35 पर पुरी पहुंचेगी। दोपहर 1:50 पर ट्रेन पुरी से हावड़ा के लिए रवाना होगी। रात 8:30 पर हावड़ा पहुंचेगी, यानी ये उसी दिन वापस आ जाएगी। 16 कोच वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब होगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि ये ट्रेन मई के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। 1 जनवरी को, यानी 1 साल के आगमन के साथ ही रेल मंत्रालय ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर यात्रियों को नए साल के तोहफे के तौर पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। रिटायरमेंट की उम्र में चंडीगढ़ के एक शख्स ने सबसे लंबी गीता लिखने का दावा किया है। चंडीगढ़ में रहने वाले एडवोकेट मदन मोहन वत्स ने सबसे लंबी श्रीमद् भगवत गीता लिखने का दावा किया है। वीडियो कैसेट की टेप पर गीता के श्लोक अंकित करने में उन्हें करीब 950 घंटे काम करना पड़ा। कड़ी मेहनत के बाद करीब 1365 मीटर लंबी टेप पर गीता के 700 श्लोक लिखे गए। वीडियो कैसेट के टेप पर लिखे गीता के ये श्लोक आस्था को कला में पिरोने की अद्भुत कोशिश है। 72 साल की उम्र में मदन मोहन वत्स ने इतनी लंबी गीता लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। इसमें उन्होंने गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक अंकित किए हैं। वीडियो कैसेट की इस टेप को बैटरी से चलने वाली एक मोटर से जोड़ा गया है। इस मोटर की मदद से अपनी सहूलियत के मुताबिक पढ़ने की रफ्तार भी तय की जा सकती है। मदन मोहन जी अब पीपल के पत्तों पर गीता के सभी श्लोक लिखने की तैयारी में है। तमिलनाडु में इन दिनों चिथिरई उत्सव की धूम है। नए साल के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मदुरई में जश्न का माहौल है। 15 दिनों तक चलने वाले इस चिथिरई महोत्सव की शुरुआत मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से हुई और ध्वजारोहण के बाद पूरे तमिलनाडु में चिथिरई महोत्सव का आगाज हो गया। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भगवान शिव और मीनाक्षी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की जाती है। शादी के इस अद्भुत तस्वीर को निहारने के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त और देश से दुनिया भर से यहां लोग पहुंचते हैं। चिथिरई महोत्सव की शुरुआत पहले दिन ध्वज आरोहण से होती है। मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर दोनों को अलग अलग वाहनों में हर दिन 4 मासी सड़कों पर ले जाया जाता है। उत्सव के 8वें दिन देवी मीनाक्षी माता का राज्याभिषेक होता है। हर साल लाखों लोग मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, अजगर और तिरुप्पनकुंद्रम मुरुगन के दर्शन पाने के लिए आसपास के कस्बों और गांवों से मदुरई आते हैं। लेकिन इस साल चिथिरई महोत्सव का भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोरोना महामारी की पाबंदियों की वजह से इस महोत्सव से रौनक गायब थी। लेकिन इस साल जब कोरोना का खतरा ना के बराबर है, तो चिथिरई महोत्सव भी पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है।